पे फोर्स निकालना है P2 लिख दो। और इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से R1 डिस्टेंस पे कितना होगा? डायपोल डिस्टेंस कितना होगा? 2K P1 बाई R ये होगा ना ये। अब यहाँ से कांस्टेंट को बाहर निकाल लो तो 2K P1 P2 सही है क्या? और R की पावर -3 कितना हो जाएगा? -3 और कितना मिलेगा? ये सॉल्व करेंगे तो मॉड ले लेंगे तो 6K P1 P2 बाई R की पावर 4। अरे हाँ है ना? चलो आ गया था ये, कर सकते हो। अब आप एक डीपीपी में क्वेश्चन से ट्राई करो। एक डाइपोल इन नॉन यूनिफॉर्म फील्ड का डीपीपी लाया हो तो कोई क्वेश्चन है दिखाना तो एक बार। आप ये क्वेश्चन नंबर 3 करो, सेकंड पेज का है ना? क्वेश्चन नंबर 3 सेकंड पेज नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में है ना? क्वेश्चन लिख लो और मोर देन वन वाले हैं। सर एडवांस में आया हुआ क्वेश्चन है तो ट्राई करें एक बार क्या है। सर एक बार बता दो हमने डिफरेंशिएशन क्यों किया। क्या? सर डिफरेंशिएशन क्यों किया हमने। अभी तो डिराइव किया था बेटा ये फोर्स का फॉर्मूला पी डी बाई डी आर। लेट ज्वाइन किया था। नहीं सर एप्लीकेशन नहीं कर पाया था बस। ये हमने डिराइव किया था थोड़ी देर पहले, पी डी बाई डी आर होता है force, ओके सर। इस वजह से। क्वेश्चन मिल गया क्या डाइपोल वाला? जो सेकंड पेज है ना उसका क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, डाइपोल इज नॉन यूनिफॉर्म फील्ड का है, ट्राई टू सॉल्व। चार उसमें 4 क्वेश्चन है, आप नोट्स में लिख सकते हो उसका ना। चारों क्वेश्चन मत देखो, मतलब समझ आया ना फोर्स कैसे निकालना, 4 पॉइंट सवाल। देखो ऑप्शन मुझे बता शॉर्ट में क्वेश्चन भी लिखेंगे। हाँ सेकंड आ गया, ठीक है। देखो कौन कौन सा ऑप्शन दूंगे, ट्राई करो। क्वेश्चन समझ में आया है? डाइपोल यूनिफॉर्म फील्ड है नॉन यूनिफॉर्म फील्ड? नॉन यूनिफॉर्म है, इस पे ये क्वेश्चन आया। फर्स्ट आ गया, सेकंड से ये नहीं देखो। 4 पॉइंट लिखो क्वेश्चन में, फर्स्ट सेकंड।
सेकंड में क्या होता है फोर्स मतलब ऐसा रखा और भी बताया था फॉर्मूला पीडी बाय डी थर्ड में क्या होता है हाँ फिगर फॉर्मूला बना लो तो ज्यादा सुंदर है कंप्लीट रहेगा सेकंड भी आ सेकंड थर्ड हाँ डाउट है सब सेकंड आ गया थर्ड में क्या था फर्स्ट नहीं आया देखते हैं थर्ड में क्या था क्या मीडियम मतलब अलोंग होते हैं ये वायर है ना ये अलोंग होते हैं ये डिस्टेंस आर लेना है क्वेश्चन समझ में आया नहीं आया इससे आया ना चार पार्ट होता है फर्स्ट सेकंड फोर्थ आ रहा है थर्ड नहीं आ रहा राइट एंगल में कैसे होगा अरे ऐसे होगा क्या क्या force acting on the dipole is oriented along the thread is zero. Along the तो यहाँ पे देखते हैं फर्स्ट में क्या बोला है बताओ ये तुम्हारा थ्रेड है नहीं along the thread मतलब ऐसा होगा कुछ यस सर अरे ऐसा ना तो अगर मान लो यहाँ पे क्यू चार्ज है यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज है तो इसका भी डिस्टेंस आर है इसका भी डिस्टेंस आर है इस पे फोर्स कितना लग रहा होगा क्यू इंटू ई तो 2 के लैम्डा बाई आर और फोर्स की डिस्टेंस किधर होगी और मैं क्या बोलूं क्यू इंटू ई इस पे किधर लग रहा होगा फोर्स इधर कितना होगा नेट फोर्स जी फर्स्ट तो सही है सेकंड में क्या बोला था लिख लो यार फर्स्ट को नेट फोर्स 0 है अलोंग बोला है अलोंग द थ्रेड ठीक है
अच्छा नेट फोर्स 0 है, नेट टॉर्क 0 नहीं होगा ना। सेकंड में क्या बोला था बता, सेकंड पार्ट में सेकंड में क्या ऐसे रख दिया, तो मैं इसको नीचे बना देता हूँ। सेकंड में आपका ये आपका डाइपोल है ना, तो जनरल डिस्टेंस क्या आर हो गया, तो यहाँ पे अभी फॉर्मूला बताया था, यस और नो, फॉर्मूला फोर्स ऑन डाइपोल कितना लग रहा होगा बताओ, पी इंटू क्या डी बाई डी आर है ना। तो ई की वैल्यू कितनी रखोगे, फॉर्मूला पता है 2k लैम्डा बाय आर, यही पता है ना, अपॉन डी आर कांस्टेंट बाहर आएगा 2k लैम्डा पी और r माइनस 1 का डिफरेंस माइनस 1 इंटू, तो क्या जाएगा 2k लैम्डा पी बाय आर स्क्वायर, माइनस के साथ मॉड ले लेंगे तो क्या जाएगा, और k क्या है 4 पाई एप्सिलॉन, क्या मिल रहा है आपका आंसर 2 आ गया ना, तो लैम्डा पी बाई 2 पाई एप्सिलॉन इनटू आर आ गया। तो ये थर्ड में क्या बोला था, फोर्स बोला है थर्ड में ऐसे रख दिया ऐसे रखो तो फोर्स क्या आ गया 0 आ गया, यही था ना। नेक्स्ट में क्या बोला था, by all means if the dipole is left on its own in the vicinity of the thread then distance of the thread and dipole will decrease. हाँ एनर्जी से देख लो, एनर्जी कितनी होगी, एनर्जी देख सकते हैं ना, इधर देखो आप along में बोला है, कैसे बोला है, ऐसा रख दिया नहीं, यही बोला है ना ये, नहीं से कैसे भी कर दिया जनरल मैं मान लेता हूँ, मान लो यहाँ पे क्यू है और यहाँ पे माइनस क्यू है, तो क्यू पे किधर होगा फोर्स आउटवर्ड और माइनस क्यू पे इधर है ना, तो ज्यादा कौन सा फोर्स होगा माइनस किधर ही चलेगा सिस्टम, मैग्नीट्यूड किसका ज्यादा होगा माइनस क्योंकि लैम्डा बाई आर होता है ना, तो आर की वैल्यू अगर कम है तो फोर्स ज्यादा है, टेंडेंसी किधर होगी कम करने का ना, क्लियर है चीज। तो फोर्थ भी सही है, थर्ड में क्या था, थर्ड में 0 आ रहा था ना, ठीक है हेलो कैसे भी रख सकते हैं कौन से वाले में, फोर में कैसे भी रख सकते हैं ऐसे अगर पहले के इसको हम निकाला हाँ तो कैसे रखेंगे तब तो जीरो आएगा क्वेश्चन में पूरा एक बार पढ़ो, ऑप्शन क्या बोला था, left on its own in the vicinity of the thread then the distance of thread has like ऑलवेज बोला हुआ है, तो इस केस में तो कम हो रहा है। हाँ सर अगर उसको ऐसे ही छोड़ दें तो वो हमेशा टेंड करेगा कि नेगेटिव साइड उधर साइड पर हाँ तो एट द एंड जाएगा उसकी तरफ उसी की तरफ जा रहे हैं। तुम क्या बोल रहे हो, तुम कौन सा केस की बात कर रहे मैं कह रहा हूँ फर्स्ट में तो जीरो आता है हो, हाँ तो ये तो ऑलवेज कह रहा है फोर्थ में हाँ टेंडेंसी बोला है ना, किधर जाने की टेंडेंसी होगी, टेंडेंसी है तो कम करने की टेंडेंसी है उसकी है ना, ठीक है। तो समझ में आया डाइपोल नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में क्या करना है, अरे आया ना, थर्ड में क्या था, सर उसमें लिखा है कि क्या कहते हैं थ्रेड और रेडियस वेक्टर दोनों के परपेंडिकुलर है तो रेडियस वेक्टर ऐसा था और परपेंडिकुलर ऐसा दिया, और थ्रेड के भी परपेंडिकुलर ऐसे ऐसे रखो मतलब दोनों के परपेंडिकुलर रेडियस वेक्टर यही है ना, यस और इसके परपेंडिकुलर रखा है, और थ्रेड के दोनों के परपेंडिकुलर 3D में है क्या, हाँ तो मतलब इस साइड जा रहा हो तो आपके इधर फोर्स होगा, सेम ही होगा इसमें जैसे मान लो इधर देख लो, अगर ऐसे ऐसे है तो यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ पे कहते हैं माइनस क्यू, प्लस क्यू पे किधर फोर्स लग रहा होगा, प्लस क्यू पे 2k लैम्डा बाई आर किधर होगा बाहर, इस पे किधर होगा, निकाल सकते हैं ना दोनों फोर्स, कर सकते हैं, मतलब ऐसा रहती है ना आर के भी परपेंडिकुलर और थ्रेड के भी परपेंडिकुलर, मतलब इसको ऐसे हो तो आप निकाल लें आप इस पे कितना फोर्स और माइनस पे कितना, क्लियर है। यस सर तो डाइपोल अगर नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में होगा तो आपको कौन सा फॉर्मूला लगाना है, P इंटू डी बाई डी आर, क्लियर ये चीज। और यूनिफॉर्म में होगा तो क्या क्या पे सवाल आएंगे, एक तो टॉर्क निकाल लो, क्या फॉर्मूला था P क्रॉस E, एनर्जी निकाल लो क्या था माइनस ऑफ P डॉट, कर सकते हैं। अब देखना एक बार मॉड्यूल में कौन सा टॉपिक दिया डाइपोल के बाद, बेटा फोर्थ में क्या था, हाँ तो माइनस क्यू नजदीक में था और प्लस क्यू दूर पे है, तो माइनस क्यू का डिस्टेंस कम है तो फोर्स ज्यादा लग रहा हो, प्लस का डिस्टेंस ज्यादा है
तो फोर्स कम लग रहा है, किधर जाने की टेंडेंसी होगी, टुवर्ड्स द आर कम करने के लिए। हाँ, अपन ने स्फीयर का फॉर्मूले बता दिए थे, पोटेंशियल वगैरह के, हॉलो सॉलिड के बता दिए थे। उसके बाद क्या है, कंडक्टर्स बचा था, लिखो आप हेडिंग कंडक्टर्स लिखो, है ना। ये देखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और अगर इलेक्ट्रो के क्वेश्चंस आते हैं तो कंडक्टर से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो आप यहाँ पे लिखिए। देखो ध्यान सुनना मेरी बात, और बातचीत नहीं, कंडक्टर्स के जो है ना प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो अगर आपके प्रॉपर्टी जाते हैं तो इस पे क्वेश्चंस बहुत ही ढंग के आते हैं, ठीक है। तो सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ। तो कंडक्टर्स आपने पढ़ा बचपन से, क्या होता है, मेटल्स को बोलते हैं जिसमें लार्ज नंबर ऑफ क्या हो, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो अपन यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में कंडक्टर्स को देखने वाले, ठीक है। एक बार लिख लो कंडक्टर्स होते क्या है, कि कंडक्टर्स आर द materials in which large number of free electrons are present. Conductors are the materials in which large number of free electrons are present. Large number of free electrons are present. Example में क्या जाएगा, metallic objects बोल सकते, metals हो जाएंगे ना। तो लिखना आगे, properties of conductor in electrostatic condition, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट, properties of conductors in electrostatic conditions, properties of conductor in electrostatic condition, ठीक है। क्लियर है चीज। तो जैसे मान लो कोई भी ऐसे कंडक्टर है किसी भी शेप का, और आपने इसको अगर किसी एक्सटर्नल फील्ड में रख दिया है, तो जैसे आप यहाँ पे रखोगे तो इसमें जो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स होंगे किधर भागेंगे, वो किधर फोर्स लगेगा, अपोजिट में। तो यहाँ पे आपके माइनस इलेक्ट्रॉन्स जमा हो जाएंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस चार्ज। तो फील्ड इसकी वजह से किधर आ जाएगा, रीअरेंजमेंट की वजह से प्लस से माइनस की तरफ, यही होता है ना, प्लस से माइनस। एक फील्ड इधर आ गया, और कंडक्टर्स के अंदर क्या बिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, है ना। तो ये क्या करेगा, इस फील्ड को जीरो कर देगा। क्योंकि अगर आप ई नेट लिखोगे तो किसके बराबर होगा, ई एक्सटर्नल, और अपोजिट में क्या तुम्हारा ई इंड्यूस, और इतने ज्यादा होते हैं कि फटाक से इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, जीरो। तो लिख लो इसको, पहला प्रॉपर्टी फिगर बना दो, फर्स्ट प्रॉपर्टी लिखना। लिखो कि इफ conductor is placed in uniform in electric field, if conductor uniform वो जरूरी नहीं है, if conductor is placed in external electric field, then charges are arranged in such a way that net electric field inside the material of conductor, net electric field inside the material of conductor is always zero. Net electric field inside the material of conductor is always zero. E external minus E induced क्या हो जाएगा, जीरो, ठीक है। Such that net electric field inside the material of conductor is always zero. तो कंडक्टर के अंदर फील्ड क्या होता है, हमेशा जीरो, ठीक है। दूसरा पॉइंट, दूसरा देखते हैं। तो अभी हमने इक्विपोटेंशियल सरफेस पढ़ा था, अगर कहीं पे भी फील्ड जीरो है, हमने एक रिलेशन नहीं बनाया था, डेल्टा बी बराबर था माइनस ऑफ ई डॉट डी आर, यस और नो। और ये अगर जीरो होता है तो सरफेस कैसे बिहेव करता है, इक्विपोटेंशियल। लिख लो इस चीज को, ये सेकंड पॉइंट जो कि प्रॉपर्टी 1 से रिलेटेड है, कि एज द नेट फील्ड, देखो एज द नेट फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, एज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द मटेरियल is zero. So conductor behaves like an equipotential surface.
conductor behaves like an equipotential surface. Behaves like an equipotential surface. So all the properties of equipotential surface are also true. All the properties of equipotential surface are also true for the conductor. Are also true for the conductor. ठीक है? तो क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं इक्विपोटेंशियल का? फील्ड हमेशा क्या होता है? परपेंडिकुलर. वर्क डन क्या होता है अंदर में? जीरो. तो लिख लो इस चीज को. थर्ड प्रॉपर्टी कि जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कंडक्टर को कैसे इंटरसेक्ट करेगा? परपेंडिकुलरली. लिख लो थर्ड प्रॉपर्टी. Electric field lines always intersect the conductor. Electric field lines always intersect the conductor perpendicularly. Electric field lines always intersect the conductor perpendicularly. ठीक है? Yes or no? Perpendicularly intersect करेगा. अच्छा, कंडक्टर के अंदर मैं किसी भी चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाऊंगा, कितना होगा वर्क डन? जीरो. नेक्स्ट लिख लो आप अगला प्रॉपर्टी कि the net work done by external agent, the net work done by external agent in moving a charge from one point to other point, moving a charge from one point to other point inside the material of conductor is zero. ठीक है? और एक कंडक्टर से दूसरे को ले जाने में जीरो नहीं होगा, लेकिन इसके अंदर ले जाने में जीरो. कितने हो गए प्रॉपर्टी? 4 हो गए. पांचवा देखो, अगर आप कंडक्टर पे कोई चार्ज देते हो, ध्यान सुनना, ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है. इस पे कोई भी चार्ज दोगे, वो सभी चार्जेस जो है सरफेस पे रहते हैं. कहां पे रहते हैं? सरफेस पे रहते हैं. देखिए उसको कि all the charges given to the conductor, all the charges given to the conductor, all the charges given to the conductor reside on the surface of the conductor. Reside on the surface of the conductor. Uniformly. जरूरी नहीं. Reside on the surface of the conductor. कहाँ पे आ जाएंगे वो? सरफेस पे आ जाएंगे. यूनिफॉर्मली नहीं बोला मैंने ना. Reside on the surface of the conductor. है? इसका क्या लॉजिक हुआ? क्यों सरफेस पे आ जाते हैं? रोज की बताओ. कोई भी चार्ज लोगे सब सरफेस पे आ जाएंगे. क्योंकि अंदर फील्ड अंदर फील्ड जीरो, तो गॉस लॉ वॉलेट हो जाएगा, अंदर चार्ज जाएंगे. जैसे मान लो कोई सा भी गॉसियन सर्किट बना लो, कैसा ना. और अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे जो भी आपने चार्ज दिया, तो अगर आप गॉस लॉ लिखोगे, क्या लिखोगे? ई वेक्टर साथ में क्या लिखेंगे? ds वेक्टर बराबर क्या रखते हैं इनसाइड y क्या एप्सिलॉन. अब डॉट प्रोडक्ट निकाल रहे हैं और e की वैल्यू जीरो है अंदर मटेरियल के अंदर. तो ये पूरी वैल्यू क्या होगी? जीरो. q इनसाइड क्या हो जाएगा? जीरो. तो जो भी चार्ज होगी कहां चला जाएगा? लिख लो इस चीज को. तो प्रूफ लिख लो कि कोई भी गॉसियन सरफेस अगर एज्यूम करते हैं, प्रूफ लिख लो. कोई भी गॉसियन सरफेस अगर इसके अंदर रखते हो तो e जीरो है, इसलिए q इनसाइड को भी जीरो होना पड़ेगा. ठीक है? अगर e जीरो है, q इनसाइड में क्या होना पड़ेगा? मतलब जीरो. इसलिए ये सारी चार्जेस सरफेस पे आ जाते हैं. अच्छा, अगला पॉइंट, सरफेस में तो आ जाते हैं, लेकिन जैसे मान लो यहाँ पे कुछ इस तरीके का सरफेस है, तो जहां पे शार्प कॉर्नर होगा वहां पे चार्ज ज्यादा होंगे, यानी जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा है सिग्मा, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/r. देखो r सी मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर. देखो इस चीज को कि नेक्स्ट प्रॉपर्टी, लोकल चार्ज डेंसिटी ऑन द कंडक्टर, लोकल चार्ज डेंसिटी on the conductor is
इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ कर्वेचर। Inversely proportional to the radius of curvature. That means more charges will be near the sharp corners. More charges will be near the sharp corners. Will be near the sharp corners. ठीक है? क्लियर है जी? Yes or no? अच्छा, अगर मान लो कोई आइसोलेटेड स्फीयर है, स्फीयर की बात करते हैं, इसी प्रॉपर्टी यूज करते हैं। अगर आपने इसको चार्ज दिया तो चार्ज कहाँ चला जाएगा? सरफेस पे होगा। और चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा? क्योंकि आर क्या है सबका कांस्टेंट। तो लिख लो अगला प्रॉपर्टी की when charge is given to isolated spherical conductor, then all the charges get uniformly distributed on the surface. All the charges get uniformly distributed कहाँ पे? On the surface. ठीक है, ये मैंने आइसोलेटेड बोला है। ठीक है, पर मान लो ऐसा ना हो, आइसोलेटेड ना हो, जनरल बात करें, अगर कोई स्फीयर है और यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रेजेंट है तो चार्ज तो सरफेस पे तो आएंगे। इस केस में मेन मकसद क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड को लीक करना है ना। तो ऐसे केस में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होना जरूरी नहीं है। यूनिफॉर्मली कब डिस्ट्रीब्यूट होंगे? आइसोलेटेड। लेकिन कोई एक्सटर्नल कंडीशन है तो जरूरी नहीं। तो अगला लिखो नेक्स्ट प्रॉपर्टी की if a spherical conductor is in external field, if a spherical conductor is in कहाँ पे हो? External field, then charges will distribute in such a way that net field inside the material is zero. In such a way that net field inside the material is zero. So in this case, charge may or may not be uniformly distributed in such a way. In this case, charge may or may not be uniformly distributed. May or may not be uniformly distributed. तो ये जो प्रॉपर्टी है इस पे आपको न्यूमेरिकल या कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन मिलेंगे ना। तो सबसे पहली बात क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है? कंडक्टर में फील्ड कितना होता है? हमेशा जीरो होता है। तो कोई भी चार्ज दो कहाँ चला जाएगा? सरफेस पे। चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है? रेडियस ऑफ कर्वेचर के इनवर्सली। ठीक है, वर्क डन क्या होता है एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में? जीरो। और यस और नो? तो जैसे आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, उस पे दो चार कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन करते हैं कि मान लो ऐसा कोई भी आर्बिट्रेरी शेप का कंडक्टर है, यहाँ पे कोई चार्ज है क्यू और ये डिस्टेंस आप ले लो आप। ड्रॉ द फिगर फर्स्ट, है ना। एक कंडक्टर है ये। आपको जब भी क्वेश्चन में कंडक्टिंग वर्ड मिलेगा तो सवाल किसका होगा? कंडक्टर का। कंडक्टिंग स्फीयर बोल रहा है ना। तो मान लो कंडक्टिंग ऑब्जेक्ट है और यहाँ पे क्यू चार्ज है और आर डिस्टेंस पे रखा हुआ है किसी एक पॉइंट से ना। क्वेश्चन लिखो कि पॉइंट इसको ए बोल देते हैं। ठीक है, तो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन क्या लिखना कि फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए, ड्यू टू इंड्यूस्ड चार्जेस, चार्जेस कहाँ पे इंड्यूस होंगे? सरफेस पे होंगे। इंड्यूस चार्जेस की वजह से ए पे कितना होगा फील्ड ये बताएं।
फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए ड्यू टू इंड्यूस्ड चार्ज, है ना। चार्जेस कैसे इंड्यूस होंगे, यहाँ पे कितना चार्ज आएगा बताओ, नेगेटिव, इधर कितना आएगा, इंड्यूस चार्ज कैसे बताना है कितना इंड्यूस हो, हाँ के क्यू बाई आर, ठीक है। कैसे आ गई, नेट फील्ड ए पे क्या होगा, कंडक्टर में नेट फील्ड जीरो होता है, यस और नो। जब नेट फील्ड जीरो लिखोगे तो नेट में क्या क्या आएगा, एक्सटर्नल प्लस क्या आएगा, दोनों की वैल्यू क्या होगी मिलकर जीरो, लेकिन इंड्यूस की वजह से पूछा है तो क्या हो जाएगा माइनस ऑफ ई एक्सटर्नल। तो ऐसे क्वेश्चन था, एक्सटर्नल कितना है माइनस के क्यू बाई आर, यस और नो। नेट फील्ड जीरो होगा दोनों के मिलने की वजह से, तो माइनस ऑफ के क्यू बाई आर। कितने लोग आ गए सोच लिया, हाँ ठीक है, कर सकते हैं। और यस और नो। एक और क्वेश्चन देखो, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन कि एक स्फेरिकल कंडक्टर है, यहाँ पे कोई चार्ज है क्यू, ये डिस्टेंस मान लो ए है, और यहाँ कोई पॉइंट लेते हैं ए, और ये डिस्टेंस आपको डी दिया, ड्रॉ द फिगर। एक स्फेरिकल कंडक्टर बना लो, और ये चार्ज आपका क्यू है, स्मॉल क्यू। सेंटर का डिस्टेंस कितना है ए, रेडियस आप इस स्फीयर का आर मान लो, और कंडक्टिंग स्फीयर लिख लेना वहां पे, कंडक्टिंग मतलब मेटालिक स्फीयर होगा, दैट इज द कंडक्टिंग स्फीयर, ठीक है, यस और नो। तो क्वेश्चन क्या लिखा, कंडक्टिंग स्फीयर है और पॉइंट चार्ज है, डिस्टेंस क्या है, तो डिस्टेंस क्या है। क्वेश्चन है कि फाइंड आउट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट बी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट, ये इसको ये बोला है मैंने, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए, फाइंड आउट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए ड्यू टू इंड्यूस्ड चार्जेस, फाइंड आउट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए ड्यू टू इंड्यूस्ड चार्जेस, ड्यू टू इंड्यूस्ड चार्जेस। तो बताओ कितना है, पहले जो ए था वो हमने सेंटर पे दिया था पिछले क्वेश्चन में, इस वाले में नहीं ऊपर वाला। ए सेंटर जरूरी नहीं है, कोई सा भी जगह है, अच्छा ये आर्बिट्ररी शेप का स्फेरिकल नहीं, हाँ ये वाला स्फेरिकल, ठीक है। ये तो हमें जनरल कोई सा भी बॉडी बनाना है, इसमें कहीं भी इंड्यूस होगा, लेकिन हमें पता है कि नेट फील्ड जीरो होना है, तो ई इंड्यूस कितना होना है माइनस ऑफ ई एक्सटर्नल। तो ए से क्यू डिस्टेंस बी है, कौन सा बेटा, हाँ ये जो पॉइंट ए है, इस पॉइंट चार से डिस्टेंस बी है, और सेंटर का डिस्टेंस कितना है ए, तो हमें इस ए पे पोटेंशियल बतानी है ड्यू टू इंड्यूस चार्जेस, ठीक है। जो प्रॉपर्टी आपको 5 में लिखवाए हैं उसी का यूज करोगे, यू विल गेट द आंसर। ध्यान से समझो, इस टाइप के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बनता है। क्या आएगा सोच के बाद, अब क्या है, वोल्टेज जीरो, तो पोटेंशियल पूछा है ना बी के लिए, कितना है, व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। हाँ जो भी आप लोग what would be the way? तो 4-5 पॉइंट्स लिखवाए हैं, उसी से आपको आंसर मिलेगा, ध्यान रखो। हम कहेंगे कि सेंटर पे सेम पोटेंशियल होगा, ए पे भी सेम पोटेंशियल, बिल्कुल सही, सेंटर पे जो पोटेंशियल होगा वही है, ए बाय ए डिस्टेंस है, उसका सेम होगा। नहीं इंड्यूस चार्ज भी कम, और चार्जेस इस बार नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा, लिखवाया मैंने आपको। एक्सटर्नल फील्ड में होता है तो नॉन यूनिफॉर्मली होता है, मेन मकसद क्या होता है, फील्ड जीरो करना है ना। किसी का है उसके भी जो स्फीयर भी चार्ज हो रहा है कि वो जो नहीं, स्फीयर अभी बिल्कुल न्यूट्रल है,
देखो उसके अंदर चार्जेज है नेगेटिव पॉजिटिव, बाहर आए तो सर हाँ सरफेस पे इंड्यूस हो जाएगा ना, तो उसी की वजह से पूछा आपको पोटेंशियल बताओ। बहुत ही आसान सवाल है, लॉजिकल क्वेश्चन आते हैं ना, कॉन्सेप्चुअल टाइप। क्या नहीं बताओ हाँ इंड्यूस वाले होंगे, मतलब बाहर से कोई चार्ज नहीं, अंदर वाले चार्ज है। कोई चार्ज एक्सटर्नल दिया नहीं है ना, इसके अंदर होंगे इलेक्ट्रॉन्स वाले चार्ज, वो नेट चार्ज तो जीरो ही रहेगा, लेकिन वो चार्ज सेपरेट हो जाए, ऐसे सेपरेट होगा ताकि नेट फील्ड क्या हो, जीरो हो जाए। दो तीन चार प्रॉपर्टी बताएं, इसको ध्यान से पढ़ो, डील करते हैं। तो बताओ जी क्या होना चाहिए, हमारे कुछ क्वेश्चन समझ में आया नहीं आया, क्वेश्चन समझ में आया तुमको? यहाँ पे किसकी वजह से बताना है, इंड्यूस चाहिए। अब ये कहाँ होंगे इंड्यूस, हमें पता कितना अमाउंट में कितने डिस्टेंस में होंगे कुछ भी पता। ऐसे क्वेश्चंस को इनडायरेक्टली कॉन्सेप्चुअल सॉल्व करोगे, सोचो थोड़ा आ जाए। न्यूज जो है एक्सटर्नल के नेगेटिव होगा। फील्ड होता है नेगेटिव वेक्टर, किसको देख रहे हो, अगर नेट फील्ड पोटेंशियल तो कौन सी क्वांटिटी है, तो दिखाया तुम बताओ, इससे पहले तुम बताया था आंसर। को लिंक आ रहा है, वो लिंक नहीं आ रहा, क्वेश्चन मैंने देख दिया। पोटेंशियल बताएंगे ना, तो यहाँ देख रहे हैं बहुत ही आसान है, थोड़ा सा लॉजिकल आप सोचोगे तो आ जाएगा। देखो पहली बात, अगर मैं सेक्टर को टी बोलूं तो कंडक्टर के अंदर का जो रीजन होता है कैसा होता है, इक्विपोटेंस। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ जो पोटेंशियल सी पे होगा वही क्या पे होगा, अरे यस और नो, जो सी पे पोटेंशियल है वही क्या पे होगा। अब अगर मैं सी पे देखूं, ध्यान सुनना, सी पे देखूं पोटेंशियल देखो किसकी किसकी वजह से होगा, सी पे पोटेंशियल ड्यू टू इंड्यूस्ड चार्जेस और ड्यू टू दिस क्यू चार्जेस। अब देखो यहाँ पे इंड्यूस्ड चार्जेस की वजह से जो सी पे पोटेंशियल होगा क्या वो जीरो हो जाएगा, क्यों जीरो होगा, तो जितना नेगेटिव उतना ही पॉजिटिव है, सभी इक्वल डिस्टेंस पे है। तो सी पे जो पोटेंशियल लिखोगे किसकी वजह से बचेगा वो, केवल क्यू की वजह से। कितना होगा वो, क्यू की वजह से के क्यू बाई ए। तो अगर आप यहाँ पे लिखो ए वाले पॉइंट पे कितना आ जाएगा, पोटेंशियल ड्यू टू इंड्यूस प्लस पोटेंशियल ड्यू टू क्यू चार्ज, दोनों मिलके क्या होने वाले हैं, के क्यू बाई ए। अरे सुनो, अगर मैं पोटेंशियल ड्यू टू इंड्यूस निकालूं कितना आ जाएगा वो, के क्यू बाई ए माइनस क्या हो जाएगा, के क्यू बाई ए। दैट इज आंसर। वापस बताओ ये आ गया, एक बार और बताओ, फिर से देखो पोटेंशियल सी किसके बराबर है, डी ए के बराबर है। सी पे जो पोटेंशियल है किसकी किसकी वजह से, ड्यू टू इंड्यूस चार्जेस और ड्यू टू क्यू चार्जेस। इंड्यूस चार्जेस में कितना होगा, जीरो होगा, क्यों जीरो होगा, क्योंकि इक्वल डिस्टेंस पे है, जितने नेगेटिव उतनी पॉजिटिव होंगे, न्यूट्रल है बॉडी। तो हम ए पे जो लिख रहे हैं, ए पे जब हम पोटेंशियल लिखेंगे एट ए पे कौन किसकी किसकी वजह से बताओ,
ड्यू टू इंड्यूस प्लस पॉइंट चार्ज। तो इंड्यूस से निकालेंगे कितना हो जाएगा, ये तो हमने निकाल दिया था KQ बाई कितना बचेगा तुम्हारा KQ बाई माइनस KQ। ए पे जीरो नहीं होगा क्योंकि सेंटर पे ही जीरो होगा इंड्यूस। हाँ सेंटर पे जीरो होगा लेकिन ए पे जीरो नहीं होगा ना, अलग अलग डिस्टेंस पे होगा। इनडायरेक्टली प्रॉपर्टी का पूरा ही हुआ है। माइनस के क्यू बाय बी उस स्टेप के बाद समझ नहीं आया कहाँ से करना प्लस तो? बी क्यू वहां ये तो वाला? समझ आ गया। हाँ ये यहाँ समझ में आ गया। हाँ पोटेंशियल एस सी बराबर ए होगा। हाँ अच्छा सेंटर पे पहले देखते हैं, सेंटर पे पोटेंशियल किसकी किसकी वजह से होगा? एक तो क्यू चार्ज की वजह से और और इंड्यूस चार्ज की वजह इंड्यूस चार्ज कहाँ पे जमा है? से सारे कोऑर्डिनेट्स पे। सरफेस पे है, हाँ। सभी के आर डिस्टेंस पे है, हाँ और वो कहीं पे भी लोकेटेड होंगे लेकिन होंगे तो आर डिस्टेंस पे ना, और जितने नेगेटिव होंगे उतने पॉजिटिव होंगे। तो सेंटर पे किसकी वजह से आ रहा है कंट्रीब्यूशन की वजह? क्यू की वजह से कितना होगा क्योंकि वजह से आर डिस्टेंस क्यू बाय ठीक। हाँ अब जब हम यहाँ लिखें तो सेंटर पे जो होगा हम ऐसे लिख सकते हैं के क्यू बाई ए होगा। हाँ अब वही पोटेंशियल का ए पे भी होना है, हाँ तो ए पे फिर से किसका कंट्रीब्यूशन होगा? इंड्यूस इंड्यूस प्लस क्यू का, ठीक है और नेट कितनी वैल्यू के क्यू बाई ए। ए क्यू बाय लेकिन यहाँ पे इंड्यूस पे से जीरो नहीं होगा अच्छा क्योंकि सरफेस पे और डिस्टेंस कुछ अलग अलग होगा। हाँ तो हम इसको इनडायरेक्टली कितना डिस्टेंस है पता, नहीं लेकिन इनडायरेक्टली निकाल सकते हैं कॉन्सेप्ट से। तो इंड्यूस क्या लिखोगे के क्यू बाई ए माइनस पोटेंशियल ड्यू टू क्यू, तो के क्यू बाई ए और पोटेंशियल ड्यू टू क्यू भी डिस्टेंस पे लिखना है। हाँ आया समझ में? तो ऐसे क्वेश्चन इनडायरेक्ट आएंगे, कर सकते हैं ना। चलो एक और चीज मैं आपसे पूछता हूँ, देखो जो हमने स्फीयर पढ़ा था नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, तो कंडक्टिंग स्फीयर में अगर मैं ऐसा बोलूं, अगर मैं कंडक्टिंग स्फीयर की बात करूं तो हॉलो कंडक्टिंग, हॉलो कंडक्टिंग, या मैं बोलूं सॉलिड कंडक्टिंग, या मैं बोलूं हॉलो नॉन कंडक्टिंग, क्या ये तीनों में चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सेम होंगे? यस और नो? क्यों? अगर मान लो सॉलिड कंडक्टिंग भी है सब जगह, सारे चार्ज कहाँ पे होंगे? सरफेस पे। हॉलो कंडक्टिंग है तो भी कहाँ पे होंगे? सरफेस पे। और हॉलो नॉन कंडक्टिंग है तो भी कहाँ पे होंगे? सरफेस पे। जो भी हमने ये पहले निकाला था रिजल्ट, ये रिजल्ट इन दोनों के लिए वैलिड होगा। तो लिखो इसको कॉपी में इंपॉर्टेंट पॉइंट डाल के कि हॉलो कंडक्टिंग या सॉलिड कंडक्टिंग या हॉलो नॉन कंडक्टिंग, all these spheres behave in same fashion. Hollow conducting, solid conducting, या hollow non-conducting. All these spheres behave in what? Same fashion. ठीक है, तो सेम फैशन बिहेव कर रहे हैं, तो फील्ड और पोटेंशियल क्या क्या निकाल सकते हैं बताओ इनके लिए? जो भी चार्ज है कहाँ पे होंगे? सरफेस पे। तो जो हमने पहले भी कैलकुलेट किया था आर की वैल्यू, केस वन लेते थे, याद करो। केस वन अगर आर की वैल्यू ग्रेटर देन आर ले तो मैंने आपको बताया चाहे वो कंडक्टिंग हो, देखो ध्यान से, एग्जाम में कंडक्टिंग वर्ड भी बोलता है, कंडक्टिंग स्फीयर भी बोलता है, और आउटसाइड पॉइंट की बात कर रहा है तो वो पॉइंट चार्ज की तरह ही बिहेव करेगा। देखो इस चीज को पहला बार पहले में तो नहीं आ जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा आपका? के क्यू बाई आर स्क्वायर, और पोटेंशियल क्या होगा? के क्यू बाई स्मॉल आर। ठीक है, ये लिख लो तीनों स्फीयर के लिए। तो आउटसाइड पॉइंट में कोई दिक्कत नहीं है, इनसाइड पॉइंट की बात करते हैं। केस टू आर की वैल्यू दे देना, इनसाइड पॉइंट की बात करते हैं। इनसाइड पॉइंट में क्या होगा? अंदर में कोई चार्ज नहीं है ना, एक भी पोटेंशियल होगा वो, तो पोटेंशियल वैल्यू क्या होगी? कांस्टेंट होगी। कितनी होगी वो? के क्यू बाई कैपिटल आर, कैसा ना। और इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर में कितना होगा? क्योंकि अंदर में तो होते नहीं फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो और पोटेंशियल क्या होता है? के क्यू बाई कैपिटल आर। तो हॉलो सॉलिड नॉन कंडक्टिंग अलग होता है, देख रहे हैं एग्जाम में क्या बोल रहा है? सॉलिड नॉन कंडक्टिंग का अलग रिजल्ट आता है, जैसे नो सॉलिड कंडक्टिंग बोला है तो वो हॉलो की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। अच्छा, तो और कुछ क्वेश्चन देखते हैं, समझ में आया क्या चीज है?
तो कुछ क्वेश्चन और करते हैं, जैसे मान लो कि ये आपका कंडक्टर है और यहाँ पे कुछ कैविटी है इस तरीके से, और यहाँ पे चार्ज बना लो फिगर, ये कैविटी है, ये पूरा मटेरियल है कंडक्टर है, बोल दो फिगर। और कैविटी में मान लो हमने कोई क्यू चार्ज को फिक्स कर दिया, कैविटी में कोई क्यू चार्ज क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। अब हम चाहते हैं कि आप ये जो आर डिस्टेंस है इसका रेडियस मान लो ए है और बाहर वाले का रेडियस बी है, अंदर जो कैविटी है उसका रेडियस ए बना लो और आउटर रेडियस बी है। तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन लिखो कि फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल at distance small r, find out electric field and electric potential at small r for following three case. पहला केस, case 1, r की वैल्यू लेस देन a, case 2, r की वैल्यू b से कम a से ज्यादा, और केस 3, r की वैल्यू ग्रेटर देन b। ट्राई कर देखने के लिए बता पाते। कंडक्टर है, उसके अंदर कैविटी में चार्ज रख दिया है क्यू, तो आर क्यू लेस देन ए पे क्या होगा, ए से बी में क्या होगा, और ग्रेटर देन बी पे क्या होगा। फील्ड भी बताना है, पोटेंशियल भी बताना है। फिर सॉलिड पे कैसा लगेगा? मतलब कंडक्टिंग है ना, कंडक्टिंग स्पेस। एक बार आप खुद से सोचो, फिर मैं बताता हूँ क्या है। अगर इसमें ऐसे ही है, तो उस पे अगर प्लस सिग्मा है तो उस पे फॉलो पर माइनस सिग्मा निकले। करो, ट्राई करो, सिग्मा या क्यू बोल सकते हैं ना। कंडक्टर के थोड़े कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं, आप एक बार ट्राई करो क्या क्या आना चाहिए, फिर मैं बता, उससे एक बार सोचो। एक बार केस बिल्कुल सही, माइनस प्लस, और इसको बना लो सिंगुलर कितने हैं, ये सिस्टम कितने स्क्वायर की तरह बिहेव कर रहा है। मतलब ये सिस्टम में यहाँ पे मिलेगा माइनस, एक स्क्वायर हो गया जिसके इनर सर्कल पे माइनस की चार्ज, फिर एक स्क्वायर हो गया जिसके आउटर सर्कल पे प्लस की चार्ज, और एक चार्ज तीनों की वजह से हम एक पे फील्ड लिखे। करो राइट, तो लेकिन मैं बता देता हूँ, फिर आप अगला इधर देखो, फर्स्ट आ गया।
चलो मैं बताता हूँ क्या करना है। देखो यहाँ पे ये कंडक्टिंग है ना, कुछ बच्चों ने बिल्कुल सही बनाया। तो ये अगर कंडक्टिंग है और यहाँ पे चार्ज क्यू है, तो गॉस लॉ क्या कहता है? मतलब इसके सरफेस इसकी ये चार्ज है तो यहाँ पे फील्ड लेके आ रहा होगा, है ना। लेकिन कंडक्टर के अंदर फील्ड क्या होता है? जीरो। तो ये चार्जेस ऐसे इंड्यूस होते हैं ताकि फील्ड जीरो हो जाए। और आप इसके जस्ट आगे कोई भी एक गॉसियन सरफेस बना लो, मैं यहाँ पे डॉट से बना रहा हूँ, ये मैंने गॉसियन सरफेस एज्यूम कर लिया। इस पे ई क्या है? जीरो। अरे यस और नो? ई डॉट डी जीरो हो गया, तो अंदर में चार्ज का जीरो होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे चार्ज क्या है? क्यू। तो यहाँ पे कौन से चार्ज जनरेट हो जाएंगे? माइनस क्यू, ताकि नेट नेट चार्ज क्या है? जीरो। यस और नो? अब यहाँ पे अगर माइनस क्यू इंड्यूस हुआ है तो सरफेस पे कितना है? प्लस क्यू आना ही पड़ेगा ना, न्यूट्रल है ओवरऑल। तो सरफेस पे क्या आएगा तुम्हारा? प्लस। फिर लोग ये समझ में आया मुझे, अंदर पे माइनस क्यू, सरफेस पे क्या हो गया? प्लस क्यू। ये पूरा सिस्टम कैसे बिहेव कर रहा होगा? एक तो पॉइंट चार्ज हो गया, यस और नो, प्लस एक स्फीयर हुआ जिसका रेडियस कितना है? बोलो। हाँ, इसका कितना था? ए था। ए था, इस पे कितना चार्ज है? माइनस क्यू। और एक और स्क्वायर हो गया जिसका रेडियस कितना है? बी। और इस पे कितना चार्ज है? आई वजन। अब लिखना शुरू करते हैं। पहला केस वन क्या था बताओ? ध्यान दो ना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं। आर की वैल्यू क्या आती है बताओ? लेस देन। जेई में भी आया बहुत बार, आर की वैल्यू लेस देन है। तो आर की वैल्यू लेस देन है तो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लिखूं, तो पॉइंट चार्ज की वजह से आर डिस्टेंस पे कितना होगा फील्ड? के क्यू बाई आर स्क्वायर। तो हमने लिख दिया के क्यू बाई आर स्क्वायर। हॉलो स्फीयर की वजह से अंदर में कितना फील्ड होता है? जीरो। पड़ा है अभी, इसकी वजह से जीरो होगा। इसकी ये इसकी वजह से भी जीरो होगा, हॉलो के अंदर है ये सब। तो यहाँ भी जीरो। कितना हो गया? ए फील्ड कितना हो गया? के क्यू बाई आर स्क्वायर। लोग समझ में आए जो मैंने बोला? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? अच्छा, पोटेंशियल मैं बोलूंगी, आप ही बता दो कितना होगा पोटेंशियल? पॉइंट चार्ज की वजह से आर डिस्टेंस कितना होता है पोटेंशियल? के क्यू बाई आर। माइनस स्फीयर की वजह से उस पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होगा? माइनस के क्यू बाई। हाँ, उसके रेडियस के बराबर। समझ आ रहा है? तो यहाँ पे क्या होगा? माइनस के क्यू बाई, उसका रेडियस कितना है? ए। और बड़े वाले स्फीयर की वजह से भी अंदर वाला पॉइंट कितना आ जाएगा? प्लस के क्यू बाई। समझ में आएगा ये चीज? लिख लो इसको। ये हमने इनसाइड में निकाला है। सिमिलरली आप इन बिटवीन निकाल सकते हो। बिटवीन में बहुत ही आसान है, आर क्यू लेस देन बी और ए से ज्यादा। एक बार खुद से सोचो फिर मैं पूछता हूँ। ए और बी के लिए बताओ कितना है? ठीक है, ए से बी में बता दो इन द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर इलेक्ट्रिक कितना आ जाएगा बताइए? A क्यू बाई बी स्क्वायर प्लस ए। नहीं, मटेरियल के अंदर है तो वहां बंद करके जीरो हो जाएगा। बी से कम ए से ज्यादा, वो पॉइंट का मटेरियल में लाई करेगा ना। मटेरियल में फील्ड क्या होता है? जीरो ही होना पड़ेगा, तो इसमें पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं, जीरो। लेकिन पोटेंशियल लिखेंगे तो सोचना पड़ेगा पोटेंशियल कितना होगा? पॉइंट चार्ज की वजह से क्यू है यार, और इसकी वजह से इनर वाले की वजह से माइनस के क्यू बाई आर, और बाहर वाले की वजह से के क्यू बाई बी। तो आंसर क्या मिलेगा फाइनली? के क्यू बाई बी। समझ में आया ये चीज? इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो मटेरियल में ना प्रॉपर्टी है, मटेरियल ऑफ द बी कौन सा पॉइंट था? बी से कम और ए से ज्यादा, यहां लेकर रहा हूं। तो मटेरियल के अंदर है तो क्या होता है? जीरो। समझ में आया क्या? आउटसाइड के लिए बताओ, अगर आर की वैल्यू ग्रेटर देन आर है तो अब क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा आउटसाइड पॉइंट के लिए बताओ? पॉइंट चार्ज की वजह से कितना हो गया? के क्यू बाई आर स्क्वायर, माइनस की वजह से माइनस के क्यू बाई आर, और प्लस की वजह से के क्यू बाई आर स्क्वायर। कितना बचेगा फाइनली? या फिर से एज बिहेव कर रहा पॉइंट चार्ज। पोटेंशियल लिखें तो पॉइंट चार्ज की वजह से के क्यू बाई आर, माइनस की वजह से के क्यू बाई आर, और की वजह से के क्यू बाई आर।
देखो बाहर वाले पॉइंट कोई दिक्कत ही नहीं है, कैसे बिहेव कर रहा है अभी भी। हाँ आई बात है, जो मेन चीज सोचना क्या था इनसाइड वाले पॉइंट। हाँ या ना। अच्छा एक और चीज मैं बताता हूँ आपको इम्पोर्टेंट। देखो ये लिखो फिर मैं समझाता हूँ एक और चीज। सर वहाँ पे आपको माइनस सी क्यू बाय आर क्यू केस टू है। यहाँ पे ये वाला अच्छा। ये ए से बी की बात कर रहे थे, हाँ तो ये सिस्टम 3 स्फीयर बन रहा था। हाँ हम वो जो पॉइंट है आर केस 2 में बाहर वाला पॉइंट है ना ये। अच्छा। जैसे अगर मैं यहाँ की बात करूंगा तो ये जो स्फीयर है इसका भी तो आउटसाइड पॉइंट है, हाँ तो आउटसाइड पॉइंट पे ये स्फीयर भी कैसे बिहेव कर रहा होगा पॉइंट चार्ज की। मतलब के क्यू बाय ए नहीं लेंगे, के क्यू बाय आर उसके ये बोल रहा हूँ इसमें सेकंड का बोल रहा हूँ। मैं ये मेरे डॉक्टर आर के जगह ए नहीं लेंगे। नहीं लेंगे ना, क्योंकि ये वाला जो स्फीयर है बन रहा है हम्म। और ये जो पॉइंट जहां पे हम निकाल रहे हैं आर डिस्टेंस पे है, अच्छा ठीक तो है। ये भी पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करता है ना आउटसाइड पॉइंट के लिए। हाँ क्या हो जाएगा माइनस ऑफ के क्यू है। कोई और किसी का कंफ्यूजन हो तो बताओ। अरे यस और नो। अब ध्यान सुनना एक और चीज यहाँ देखो, आउटसाइड पॉइंट के लिए यहाँ था ना, आउटसाइड पॉइंट के लिए जो कैविटी में चार्ज है ना और जो इंड्यूस चार्ज है दोनों का इम्पैक्ट कैंसिल हो रहा है। ध्यान सुनना आउटसाइड पॉइंट के लिए जो कैविटी में चार्ज है जो इनर स्फीयर में इंड्यूस हुआ है दोनों की वजह से इफेक्ट कैंसिल हो रहा है। सिमिलरली पोटेंशियल भी क्या हो रहा है कैंसिल हो रहा है। इसका मतलब अगर मैं कोई बाहर पे चार्ज रखूंगा तो अंदर और इंड्यूस चार्ज जो अंदर में इंड्यूस हुआ है उनकी वजह से यहाँ पे फील्ड क्या जीरो हो जाएगा। फील्ड जीरो होगा नहीं, ये दोनों इसमें कोई फोर्स नहीं लगा रहा हूँ, समझ आ रहा है ना इस बात? तो मैं अगर इसको एक्शन रिएक्शन से देखूं कि ये दोनों मिलके बाहर वाले से क्या कर रहे हैं, कोई भी फोर्स नहीं लगा रहे, बाहर वाला भी अंदर वाले भी कोई फोर्स सुबह शील्ड बन गया। हाँ अरे हाँ यार फिर से देखो, फिर से देखो जो ये प्रोटेक्ट हो गया ना आउटसाइड वर्ल्ड से, क्योंकि इनका इनका दोनों का इम्पैक्ट बाहर में क्या है जीरो। तो लिख लो इस चीज को कि in the previous example electric field at outside point, electric field net electric field at outside point due to charge inside the cavity, due to charge inside the cavity and induced charges on the inner surface, induced charge on the inner surface is zero. Is zero. That means when an external charge is placed, when an external charge is placed at that point, there will be no electric force. There will be no electric force due to internal charges. Na? There will be no electric force due to internal charges. That means by-action reaction also. That means by-action reaction there will be no electric forces on the external charges. Na? That means by-action reaction we can say. That means by-action reaction we can say external charges will not exert any force, will not exert any force on the inside charges of the conductor, will not exert any force on the inside charges of the conductor. That means charges kept in the conducting cavity. That means charges kept in the conducting cavity are protected from charges kept in the conducting cavity are protected from external charges and are protected from charges present in the conducting cavity are protected from
किससे प्रोटेक्ट होते हैं? एक्सटर्नल चार्जेस, एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक सिग्नल, इलेक्ट्रोस्टैटिक सिग्नल, that process is called electrostatic signal. So that's why instrument sensitive to, that's why instrument sensitive to, that's why instrument sensitive to electric field. Instrument sensitive to electric field are kept. Instruments sensitive to electric field are kept. Instruments sensitive to electric field are kept inside the cavity, inside the conducting cavity. Instruments sensitive to electric field are kept inside the conducting cavity. दिमाग में है, यहाँ पे कोई चार्ज क्यों है? इसको कोई चार्ज दिया क्यों? इसको कोई चार्ज दिया नहीं। वो फिगर ड्रॉ करो, फिर कुछ क्वेश्चन सॉल्व